गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मैं 2-3 मिनट लेट हो गई हूँ आप लोगों के पास आने में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। और हमारी जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM की है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवल, दैट इज़ पार्ट 1। ठीक है, ये भी 3-4 पार्ट्स में हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब हमारे ये 2 टॉपिक्स बस रहते हैं, ट्रैवल और उसके बाद एक टॉपिक और रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे अपनी MCQ। ठीक है, तो अभी मेरे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। शाहीन जी गुड इवनिंग, संगीता जी, ज्योत्सना जी, रूपाली जी, सबको गुड इवनिंग। और मोहम्मद गुलाम जी और संत जी, सबको गुड इवनिंग। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग फटाफट बिल्कुल टाइम से जुड़ गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है पंचुअली जब सब जुड़ जाते हैं। आज कंडीशन ऐसी थी, मुझे लगा आज मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाऊँगी। एक्चुअली वेदर कंडीशन इज़ नॉट गुड हियर, बहुत बारिश हुई और जिसके कारण हमारे यहाँ से वाईफाई का कनेक्शन कट गया था। कल रात से कटा हुआ था और अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले ही कनेक्शन आया है और मैं तुरंत फिर बैठी हूँ आपके क्लास के लिए। मुझे लग रहा था कि आज मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाऊँगी, बट मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ हो जाए ऐसा कि बस क्लास ले पाऊँ। अब मुझे भी एक्चुअली आदत हो गई है रोज़ क्लास में जुड़ने की, तो बड़ा खालीपन सा लगता है जिस दिन क्लास हम नहीं ले पाते हैं किसी कारण से। तो बाय गॉड ग्रेस हमारी क्लास आज हो पा रही है। और वेदर की जो कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। कई बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। आई एम फ्रॉम झारखंड, यहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसके कारण कभी कभी वाईफाई का कनेक्शन जो है वो कट हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा इस प्रॉब्लम को। इसमें क्या है, ये टेक्निकली इशू जो है ये हमारे हाथों में कई बार नहीं होता है। ठीक है, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और फिलअप फॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलअप फॉर्म के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट है। मैं एवरीडे जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताने के लिए आपका 4-5 मिनट जो है वो लेती हूँ कि जिससे मैं आप लोगों को थोड़ा फिलअप फॉर्म के बारे में बताऊँ। इसमें जो है हमारी CTET की और HTET की क्लासेस चल रही हैं और नेट की भी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी 17 अक्टूबर से। तो इसमें जिनको भी इंटरेस्टेड जो हैं वो बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन करें। और ये जो हमारी CTET की क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपके खर्च नहीं होने वाले हैं, बस आपको रेगुलर अटेंड करना है। और ये हमारी जो टीचर्स की टीम है ये है। ठीक है, आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत बिल्कुल ओके है, मैं हमेशा ओके रहती हूँ, बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ मैं। मुझे बस टेंशन हो गई थी कि आज मेरा वाईफाई कनेक्ट होगा कि नहीं, ये टेंशन हो गई थी क्योंकि कल रात से वाईफाई जो है वो डिस्कनेक्ट था। एक्चुअली कुछ जो मौसम है कभी कभी ख़राब होता है तो वायर्स वगैरह कट जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा यहाँ पे होता है ये सब चीज़ें। तो तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। तबीयत पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। और वर्षा जी जो हैं वो हमारी वर्षा मैडम जो हैं वो 9 o'clock से हमारी क्लासेस लेती हैं एट मॉर्निंग AM जो है 9 AM पे सोशल स्टडीज़ की। चंद्रशेखर सर मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पे। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पे। रितु मैम CDP की क्लास लेती हैं 3 PM पे। आरती मैम हिंदी की क्लास लेती हैं 10 PM पे। और मैं सोनाली आपकी EVS टीचर जो 6 PM पे आपकी क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, तो जिनको भी इन सब्जेक्ट में और पढ़ना है, जो CTET की तैयारी अभी कर रहे हैं, वो अपना क्लास का टाइम टेबल देख लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो देख करके और उस क्लासेस को अटेंड करेंगे। अगर आप सेम टाइम पे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, ज़रूरी नहीं है ना कि आप बिल्कुल 6 बजे एवरीडे फ्री हो पाते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि 6 बजे का जो टाइम होता है थोड़ा इस तरह का होता है कि कभी कभी हम मार्केट वगैरह चले जाया करते हैं, बट कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो आप वीडियोस ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। और जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि वो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जो हमारे ओल्ड वीडियोस हैं वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे और उनको आप शुरू से फिर देख सकते हैं। वो रिवीजन का भी काम करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनको ये फ़ायदा होगा कि वो रिवीजन कर सकते हैं। तो जो हमारा लाइव सेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वीडियो में,
है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि अगर आपने मिस कर दिया क्लास तो आप फिर देख नहीं सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। आप वीडियो ज़रूर देखिए और उसको एक से ज़्यादा बार भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखने से क्या होगा, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कई चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं और सारी चीज़ें जो है मैं आपको स्क्रीन पे शो भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं बोलते बोलते बताती रहती हूँ आपको। तो अगर आप जो वीडियोस जिनकी मिस हो जा रही है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ ऊपर में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, बस उस पर क्लिक करते ही आप ग्रुप ज्वाइन कर जाएंगे। और आज हमारी जो है गूगल मीट है रात को 9 बजे, ये याद रखिएगा। कल भी मैंने आपको बताया था, ये गूगल मीटिंग जो है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद इसलिए होगी क्योंकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे करेंगे और हम आपको आंसर करेंगे। और हमारी जो टीम रहेगी, क्लासेस जो हम लेते हैं, सभी टीचर्स वहाँ रहेंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको साइड बाय साइड आंसर भी मिलते जाएंगे। तो क्लासेस के साथ साथ आज की गूगल मीट ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि जो गूगल मीट का लिंक आएगा वो आपका टेलीग्राम पर ही आएगा। ओके, सबको क्लियर है मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीटेट का जो पेपर 1 और 2 की जो क्लासेस हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपका इसमें पैसा खर्च नहीं होना है। आप सब्सक्राइब करेंगे उसके पैसे नहीं लगने वाले हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे उसमें भी आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो जितने लोग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि जी और अनिल जी, सबको गुड इवनिंग है और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ ट्रैवल, ठीक है। तो ट्रैवल के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रैवल देखिए ऐसी हमारा टॉपिक है जो वैसे तो हर किसी को पसंद होता है, कौन ऐसा होगा जिसको ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं है ना। हर कोई इधर उधर घूमना पसंद करता है, इधर उधर जाना पसंद करता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको मैंने देखा है वो बहुत परेशान हो जाते हैं ट्रैवलिंग से, जो मार्केटिंग में जॉब करते हैं, जिनका हमेशा ट्रैवलिंग लगा रहता है, वो बहुत ऊब चुके होते हैं इस काम से, उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका डेली का ही काम क्या होता है, ट्रैवलिंग का रहता है। वो इधर से उधर हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। तो उनको लगता है कि अरे हम थोड़े दिन घर पे भी तो रहें, क्योंकि उनका कंटिन्यूअस जो जॉब होता है वो ट्रैवलिंग पे ही कभी मतलब उनको एरिया मिला होता है तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रैवल जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखता है। कभी हम कहीं घूमने जाते हैं तो भी वो ट्रैवल होगा, किसी भी जगह की हम यात्रा कर रहे हैं, हम घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं, हम किसी एग्ज़ाम देने के उद्देश्य से कभी जा रहे हैं ट्रैवल करके, कभी कोई खुशी की घटना हो रही है घर में उसके लिए जा रहे हैं, कोई दुख की घटना है उसके लिए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारे ट्रैवल करने के, है ना। तो ट्रैवल जो है, ट्रैवल और जर्नी एक ही बात होती है, यात्रा। हिंदी में सीधा सीधा इसका है यात्रा करना। ट्रैवल और जर्नी कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ड्यू एनी स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब यात्रा करना जो है वो हमारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के कारण होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हम अकेले भी जा सकते हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी जा सकते हैं, हम मित्रों के साथ भी जा सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है आउटिंग के लिए हम चले जाते हैं कि चलो भाई आज 2-3 दिन के लिए हम कहीं आउटिंग करके आते हैं, तो हमारा फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है जिसके साथ हम जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम कहीं वर्किंग हैं और वहाँ हमारा कोई रिसर्च वर्क चल रहा है तो हम अपने कलीग्स के साथ जाएंगे ट्रैवल पे, तो वो हमारा क्या होगा, ऑफिशियल ट्रैवल होगा, है ना। उसको हम क्या कहेंगे, ऑफिशियल कहेंगे, क्योंकि वो हमारा जो वर्क जो प्लेस है, वर्किंग एरिया जो है, वहाँ से हमको वो काम के लिए, काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मार्केटिंग में होते हैं उनको ये जॉब करनी पड़ती है। कई बिजनेस इस तरह के होते हैं जिनके लिए उनको बाहर बाहर जाना पड़ता है। तो इस तरह के जो उद्देश्य होते हैं, सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं और ये एक व्यक्ति अकेला भी जा सकता है और समूह के साथ भी यात्रा कर सकता है। टर्म ट्रेवल इज यूज फॉर मूवमेंट ऑफ human beings while term transport is used for movement of goods from one place to another। देखिए, टर्म ट्रेवल का इस्तेमाल जो है इंसान की आवाजाही के लिए किया जाता है, जब टर्म ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल माल को एक जगह से दूसरी जाने के लिए किया जाता है। मतलब हम इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यात्राएं करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और कभी कभी सामान भी हम लाने ले जाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं घर पे हूँ और मैंने घर से ही कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है,
हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, मुझे लगता है कि चलिए मुझे घर में कुछ चीज़ें बेचनी हैं, किसी भी चीज़ का मैंने घर पे शॉप खोल लिया, समझ लीजिए कपड़े का ही शॉप खोल लिया मैंने कि मैं अब से कपड़े बेचूंगी। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार जा कर के वो सामान अपना खरीद खरीद के लाऊं। तो मैं क्या करूंगी, एक बार जाऊंगी, दुकान मैंने देख लिया जहाँ पे जो थोक में जो बेच रहा है उससे मैंने बात कर ली, उसको मैंने कह दिया। तो वो एक बार मेरी यात्रा किस लिए हुई, बिजनेस पर्पस से। मैं गई वहाँ और जाके मैंने बात किया, और फिर वो सामान जो है मैं खुद तो लेके नहीं आ सकती, वो सामान पैक करके भेज देगा वहाँ से, जो थोक वाला जो आदमी है, थोक विक्रेता जो है, वो मुझे सामान ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, अब गुड्स का हुआ, मतलब सामान का हुआ, किसी माल का हुआ। तो हम खुद भी ट्रेवल करते हैं और सामान या माल, जो गुड्स जिसको कहा जाता है, उसको भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दोनों तरह से ही ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है कि मैं खुद भी जा रही हूँ कहीं, और कभी मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो मैं अपना सामान भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगवा ले रही हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है सिर्फ हम इंसान ही नहीं करते, बल्कि सामान भी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह तक किया जाता है। जैसे कुछ एरियाज़ में कुछ फ्रूट्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, दूसरे एरियाज़ में वो फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो यहाँ से उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दूसरे एरिया में भी भेजा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। और ट्रैवल हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, और गुड्स मतलब माल या सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो मेन टाइप होते हैं, दैट इज़ 4 टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 4 तरह के हमारे परिवहन के साधन होते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, यातायात। तो यातायात के जो साधन होते हैं ये मेनली जो है, मुख्यतः जो है 4 प्रकार में इनको विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो पहला जो हमारा है दैट इज़ रोडवेज, मतलब जो हम रोड के थ्रू आना जाना कहीं भी कर रहे हैं, दैट इज रोडवेज। रोड ट्रांसपोर्ट इज द पॉपुलर एंड सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर छोटी दूरी के लिए हम जा रहे हैं कहीं, तो हमारे लिए ये बहुत ही लोकप्रिय है कि हम या तो कार में बैठ के जाएं, या बस में बैठ के जाएं, टैक्सी बुक कराएं, कैब बुक कराएं, हम बाइक में जाएं, स्कूटर में जाएं, साइकिल में जाएं, हम पैदल जाएं, किसी भी तरह से हम जाएं, तो ये रोड में हम सबसे ज़्यादा तो रोड ही यूज़ करते हैं। क्या हमें एक जगह से आज घर से जाना है मार्केट, तो हम उसके लिए ट्रेन तो पकड़ेंगे नहीं, और ना हमको ट्रेन की कहीं लाइन मिलने वाली है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ रोडवे, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। रोड कैन बी मेड अप ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट, कोल तार जो रहता है, जो उसमें बिछी हुई होती है, इन सब चीज़ों से। सड़कें जो है कई जगह सीमेंट की बनी होती है, कंक्रीट की, और कोल तार, वो जो काला काला जो डामर होता है, डामर उसमें डाल दी जाती है रोड में, और ज़्यादातर उसी से बनाई जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रोड इज़ कॉल्ड पक्का रोड। जैसे कि कच्चा हाउस और पक्का हाउस था, सिमिलर यहाँ पे कच्चा रोड और पक्का रोड भी है। पक्का रोड आप समझ सकते हैं, जो कि सीमेंट, कंक्रीट और कोल तार मतलब डामर से बनाई हुई रहती है, जो नॉर्मली हमको हाईवेज वगैरह पे दिखाई देती है, एक अच्छी सड़क जिसको हम कहते हैं। और एक होता है कि कच्चा रोड, जो कि मिट्टी का रहता है, जहाँ पे अभी तक कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं हुआ है, तो दैट इज़ कच्चा रोड। ठीक है, ये 2 टाइप का हो गया। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट ईजीली। ये आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का बहुत ही ईजीली आप कहीं भी यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हम डेली जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको इधर से उधर जो हम पहुंचाते हैं, इसके लिए एक इजी रास्ता है। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है, और मेरी आवाज़ आप लोग तक ठीक से पहुंच रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में? एक थम्स अप दे देंगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मेरी आवाज़ आप लोग तक सही ढंग से पहुंच रही है। आगे हम देखते हैं। हाँ, शाहीन जी का थम्सअप आ गया, ठीक है, ओके ओके फाइन। अंजलि जी का भी थम्सअप आ गया, ठीक है, थैंक यू। सेकंड हमारा जो है वो है रेलवेज़। ठीक है, रेलवेज़ के थ्रू हमें पता ही है कि
हम जर्नी करते हैं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जब हमको जाना होता है, या फिर सामान भी भेजा जाता है, इसके लिए अलग से जो है एक स्लीपर कोच होता है, एसी जो होता है वो होता है, मतलब लोग उसमें जाना आना करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। और कुछ जो होते हैं वो क्या होता है, मालगाड़ी होती है जिसको गुड्स ट्रेन कहते हैं, जिसमें सामान जो है वो लोड किया जाता है और फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। तो ट्रेन जर्नी इज़ चीपर एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं तो कहीं लंबी दूरी के लिए आप जा रहे हैं तो आपके लिए ये चीपर पड़ता है, मतलब सस्ता भी पड़ता है और कंफर्टेबल भी होता है, बहुत आरामदेह होता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको 12 घंटे या 15 घंटे का सफ़र करना है और कोई आपको बोले कि आप बस में जाइए, तो आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि वो बस में वॉमिट करते जाते हैं, उल्टियाँ करते जाते हैं, मतलब कितनी परेशानी होती है। लेकिन ट्रेन में ऑलमोस्ट इस तरह की चीज़ें देखने नहीं मिलती है और बहुत कंफर्टेबल इसलिए होता है कि उसमें वॉशरूम भी होता है साथ में, तो आप इजीली वॉशरूम जा सकते हैं। बस में बहुत दिक्कत होती है, वो जब स्टॉपेज पे रोकेगा तभी आपको जाना होगा। उसके बाद कई बसेस ऐसी होती हैं जिसमें स्लीपर बस नहीं है, तो आपको वो 12 से 15 घंटे कंटिन्यूसली आपको सिटिंग पोजीशन में बैठ करके आपको जाना होता है। वो भी बहुत मुश्किल होता है कि एक इतनी लंबी दूरी आप कंटिन्यू बैठे हुए हैं, तो बहुत परेशानी होती है, बहुत ही कंजस्टेड सफोकेशन होता है, दम घुटन सी होती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं, लेकिन ट्रेन में ये आपको काफ़ी कंफर्टेबली सफ़र का जो है मज़ा भी आपको देगा और अच्छा लगेगा। तो अगर आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी है तो ये आपको सस्ता भी पड़ता है और कंफर्टेबल भी, आरामदायक भी होता है। उसके बाद है इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्टेड इन ईयर 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जा सकता है। देखिए अब लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, इसमें क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि पहली जो रेल है वो कौन से सन में स्टार्ट हुई थी और किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि 1853 मतलब 1953 में जो है मुंबई और ठाणे जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उनके बीच में ये ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। शुरुआत उसकी तभी हुई थी। पुनीत जी एंड ज्योत्सना जी गुड इवनिंग, और आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, क्लास में कंटिन्यू क्लास करिए। बहुत अच्छा लगता है जब सबका एक थम्स अप आ जाता है कि हाँ हम हैं क्लास में, एक सब अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए रेलवे जो है ये भी बहुत ही पॉपुलर है और हम आम जनता के लिए बहुत ही मतलब आसानी से मिलने वाली एक सुविधा है, जिसको हर कोई ट्रेन में चढ़ा ही है ना। एरोप्लेन क्या हो जाता है कि थोड़ा महंगा हो जाता है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट जो रेलवे है वो एक हमारे जेब को देखते हुए हमारे लिए एक अच्छा सुलभ और सस्ता साधन है, जिससे हम लोग लंबी दूरी जो है वो तय कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि मुंबई और ठाणे के बीच में पहली बार जो है वो रेल चलाई गई थी, रेल सेवा शुरू की गई थी 1853 में, 1853 में बिटवीन मुंबई एंड ठाणे। ठीक है, तो ये आपका इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फास्टेस्ट ट्रेन जो है इन इंडिया गतिमान एक्सप्रेस विच रन्स एट मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर, ये दैट इज़ पर आवर। ठीक है, तो ये हर एक घंटे में जो है 160 किलोमीटर जो है ये चल पड़ती है। लॉन्गेस्ट रेल रूट इज़ बिटवीन, ये जितना है ये सारे जो हैं ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ये सारे पॉइंट इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड क्या है में भी पूछ सकता है, या कौन सी है फास्टेस्ट ट्रेन, दैट इज़ गतिमान एक्सप्रेस। फिर है लॉन्गेस्ट रेल रूट कौन सी है, दैट इज़ डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, और कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। ये यहाँ से डिस्टेंस को कवर करती है, डिब्रूगढ़ और असम में ये जो ट्रेन है चलती है, दैट इज़ लॉन्ग रेल रूट है, सबसे लंबी जो रेल की जो पटरी बिछी हुई है, ठीक है, वो है यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेल रूट। रेल का सबसे लॉन्गेस्ट जो रूट है, सबसे लंबा रास्ता जो है वो है डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, और कन्याकुमारी तक है जो कि तमिलनाडु में है। इस रूट की जो लेंथ है, ये लॉन्ग कितना है, 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी जो है हमारी लॉन्गेस्ट रेल रूट है, कौन सा रेल मार्ग जो है सबसे लंबा है, वो है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी का जो रेल रूट है। ठीक है,
और इसकी लंबाई कितनी है? 4286 किलोमीटर ये लॉन्ग है। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इज एट गोरखपुर, इट लेंथ अबाउट 1.3 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 300 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर कितना होता है आप समझ ही सकते हैं, और 300 मीटर और उसमें। ठीक है, तो करीब करीब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम ये इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पहले खड़गपुर का हुआ करता था, अब गोरखपुर का हो गया है। तो वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड का है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया का है या वर्ल्ड का है, ये भी ध्यान रखिएगा, दैट इज फॉर वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको आप याद करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मे बी ट्रेवल से आपका इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इज एट गोरखपुर, लेंथ है 1.3 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज कोंकण रेलवे इज बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। कोंकण रेलवे जो है वो किन दो स्टेशनों के बीच में चलती है? महाराष्ट्र और कर्नाटका। एंड इट्स लेंथ अबाउट 760 किलोमीटर। इट्स यूनिक फीचर, अब इसका यूनिक फीचर के बारे में बताएगा। इट्स यूनिक फीचर इज दैट इट पासेस थ्रू वेस्टर्न घाट माउंटेन्स बाय मीन्स ऑफ टनल एंड ब्रिजेस। तो वेस्टर्न घाट जो है वो भरा हुआ है टनल्स एंड ब्रिजेस से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा टनल और ब्रिजेस कौन पार करके जाती है, कौन सी रेल है? तो दैट इज कोंकण रेलवे, और ये कौन से दो स्टेशनों के बीच में चलती है? दैट इज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये महाराष्ट्र और कर्नाटका इन दो स्टेशनों के बीच में चलती है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी तो बिल्कुल पूछिएगा, और ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए। लास्ट वन इज, लास्ट पॉइंट आपका है जम्मू बारामूला रेल रूट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू बारामूला की जो रेल रूट है, ये जो सिचुएटेड है या लोकेटेड है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। इट रन्स अबाउट 342 किलोमीटर एंड स्टेशन लाइक उधमपुर श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन इट। तो ये एक दे दिया है, क्योंकि हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चंस आते हों। पॉइंट्स मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैंने ऐड किया। पर ऊपर के जो आपके 3 पॉइंट्स हैं और सबसे ऊपर वाला जो है 4 पॉइंट फास्टेस्ट ट्रेन, ये 4 पॉइंट जो है ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमारी फास्टेस्ट ट्रेन जो है दैट इज़ गतिमान एक्सप्रेस, और ये जो है इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। लॉन्गेस्ट रेल रूट जो है वो डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कन्याकुमारी तक है, दैट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसका जो रूट है, इसकी लंबाई जो है दैट इज़ 4286 किलोमीटर लॉन्ग, ये 4286 किलोमीटर लंबी है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो विश्व की सबसे लंबी जो प्लेटफॉर्म है, इट इज़ एट गोरखपुर, ये गोरखपुर में है, और लेंथ इसकी है 1.3 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोंकण रेलवे इज़ बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, जो चलती है 160 किलोमीटर ये लेंथ की है, और जो इसकी पूरी लंबाई है, जो डिस्टेंस है इनका स्टेशंस का, दैट इज़ 160 किलोमीटर। और इसका यूनिक फीचर ये है कि वेस्टर्न घाट में से ये माउंटेन्स और टनल और ब्रिजेस वगैरह पार होकर के जाती है, सबसे ज़्यादा यही मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट को तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हिंदी में आप लोगों को भी अवेलेबल है, जिनको दिक्कत हो रही होगी उनको एक बार पूरा हिंदी में मैं फटाफट पढ़ के बता देती हूँ। भारत में सबसे तेज गतिमान एक्सप्रेस है जो 160 किलोमीटर की अधिकतम गति से चलती है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ असम और कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच है। यह मार्ग लगभग 4286 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच है और इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इसकी अनूठी विशेषता यह है कि यह पश्चिमी घाट के पहाड़ों से सुरंगों और पुलों के माध्यम से गुजरती है। जम्मू बारामूला रेल मार्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह लगभग 342 किलोमीटर चलती है और इनके जो स्टेशन है उधमपुर श्रीनगर जैसे स्टेशन इस पर स्थित हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं और अब आ जाते हैं हम माउंटेन रेलवेज। ठीक है, माउंटेन रेलवे जो हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे जो माउंटेन रेलवे हैं वो मेनली कौन कौन से हैं।
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे। ठीक है, ये 4 जो हैं हमारे माउंटेन रेलवेज़ हैं। ठीक है, ये पहाड़ों पर चलने वाली होती हैं, नैरो गेज भी इनको कहा जाता है। ये बहुत स्पीड इनकी नहीं होती है क्योंकि इनको पहाड़ी रास्तों से गुजरना होता है, तो इनकी स्पीड जो है काफ़ी कम होती है। तो पहला आपका है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे। ठीक है, ये चारों भी आप याद रखिए, मे भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि माउंटेन रेलवेज़ कौन कौन से हैं इंडिया में। ठीक है, ये 4 ही हैं मेन, और ये ध्यान रखिएगा कि इनकी स्पीड कम होती है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे नीचे पहाड़ी घाटियों रास्तों से गुजरते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा। और कई जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कई बार बर्फ़ की चादर बिछी होती है, जिसके कारण इनकी जो रूट्स होती हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं, और फिर पूरी वहाँ से बर्फ़ की सफाई करा के तब ये ट्रेन चलाई जाती है। कभी कभी इतनी बर्फ़ हो जाती है कि रेलवे लाइन जो है वो भी दिखाई नहीं देती है। तो ये दिक्कतें रहती है, ऐसे जगहों पे लोगों का रहना भी बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी मतलब परेशानी भरा इनका लाइफ होता है। कभी कभी रूट्स बंद हो जाते हैं, तो जो इनकी सर्विस होती है रेलवे जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो ये सब दिक्कतें ये माउंटेन्स वगैरह में अक्सर होती है। कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है इनमें होती है। और हमारी मेन जो है वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला और कांगड़ा घाटी रेलवे। ठीक है, कांगड़ा वैली रेलवे जिसको कहा जाता है। और लालती जी गुड इवनिंग, बहुत अच्छा है, सब ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर हमारी बहुत ज़्यादा फेमस जो है मेट्रो रेल, और क्या कह रही हैं सोनाली जी, आज क्लास ही होगा मैम एमसीक्यू? हाँ, आज क्लास होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारी क्लासेस फिर से होंगी जो टॉपिक वाइज होंगी, है ना। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स ही बचे हैं, इनको कवर कर लेते हैं और फिर हमें एमसीक्यू ही करना है। फिर आप एमसीक्यू ही कंटिन्यू करेंगे, बट टॉपिक कंप्लीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉपिक्स में मैंने आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो टॉपिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो एमसीक्यू जो है, अब हमारे ये 2 टॉपिक्स जो लास्ट के बचे हैं ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आप लोगों के एमसीक्यू शुरू कर दूंगी। जो हमारे ये ट्रैवल वाला है, आज पार्ट 1 है। ये 4 पार्ट्स में बना हुआ है ट्रैवल का जो हमारा है क्लास। तो आपकी 4 दिन क्लास, मतलब आज और 3 दिन ट्रैवल की ही क्लास होगी आपकी, और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस पर क्लास होगी। ठीक है, तो 3 से 4 दिन उसकी भी क्लास होनी है। तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 दिन की क्लास हमारी जो है ये होगी अभी टॉपिक वाइज। आफ्टर दैट फिर आपकी एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो कंटिन्यू अब एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे और घुमाओ फिराओ वाले बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, बट टॉपिक कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेट्रो रेल जो है, फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन कोलकाता, नाउ इट इज़ रनिंग इन मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया लाइक दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, मुंबई एंड बेंगलुरु। तो जो फर्स्ट मेट्रो रेल है वो स्टार्ट हुई थी कोलकाता से, और जो लोग भी कोलकाता गए होंगे उनको मालूम होगा कि कोलकाता में जो है अंडरग्राउंड जो रेल है, अंडरग्राउंड रेलवे का सिस्टम था। तो ज़मीन के अंदर ये बना हुआ था, ऊपर नहीं चलती थी, ज़मीन के अंदर चलती थी। तो मैं उसमें 2-3 बार मुझे मौका मिला था कि मैं मेट्रो में चढ़ पाऊँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं काफ़ी छोटी थी उस समय, वहाँ की आपको बात बता रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे ज़मीन के अंदर इसको एक सुरंग जैसा बना करके और फिर स्टेशन तैयार किया जाता है, और सब तरफ से कवर्ड रहता है, अंदर एसी चलता होता है, बहुत फास्ट हम बैठते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं कहीं पे भी, कोई ट्रैफिक का झंझट इसमें नहीं होता है। तो बड़ा अच्छा लगा। और ये तो मैं काफ़ी छोटी उम्र में थी, तब कोलकाता एक बार घूमने का मौका मिला था, तो हम गए थे। तो तब मैं ये मेट्रो रेल में तब चढ़ी थी। और बाद में, काफ़ी बाद में, आफ्टर मैरिज मेरी, मैं दिल्ली में जब शिफ्ट हो गई, कुछ समय मैं 6-7 साल दिल्ली में भी रही हूँ। तो जब मैं दिल्ली गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि देखिए ये मेट्रो रेल है यहाँ की। तो मैंने बोला कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने बोला हाँ मैं चढ़ी हुई हूँ, बहुत छोटे में मैं चढ़ी थी। फिर अचानक ही मेरा ध्यान गया कि ये तो ऊपर चल रही है, मतलब ब्रिजेस थे वहाँ से चल रही थी वो। तो अभी तक मुझे ये लगता था कि जो मेट्रो रेल है वो सिर्फ अंडरग्राउंड ही चलती है, बट दिल्ली में हमने ये देखा कि मेट्रो रेल जो है कई जगह अंडरग्राउंड भी है और कई जगह ब्रिजेस में भी वो
रन कर रही है, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं होता है कि आप अंडरग्राउंड बना सकें, कई जगह स्पेस वैसी नहीं मिल पाती है। तो ये वहाँ पे था कि जब हमने वहाँ देखा तो हमें पता चला कि हाँ, मेट्रो रेल का जो है क्या फ़ायदा है। क्योंकि हम जब उसमें चढ़ते थे तो हमको बहुत सारा चीज़ लगता था कि अच्छा है। सबसे पहली चीज़ ये होती थी कि एक तो वो बहुत फास्ट हमको जल्दी कहीं पे भी पहुंचा देती थी। दूसरी चीज़ ये होती थी कि ट्रैफिक के कारण कहीं रुकना नहीं पड़ता था, और जो शोरगुल होता है ट्रैफिक के कारण, एक हेडेक होने लगता है, कहीं पे भी आप जाओ तो बड़ी परेशानी होती है ट्रैफिक के कारण। आपका जो 1 घंटे का रास्ता है कभी कभी वो 1.5 से 2 घंटे का रास्ता भी बन जाता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ थी कि ट्रैफिक का कोई इशू नहीं था, और बिल्कुल टाइम टू टाइम वो जो है पहुंच जाती है, जहाँ टाइम दिया है वहाँ पहुंच जाती है। और ट्रेन के अंदर जो भी मेट्रो में चढ़े हैं वो सभी जानते हैं कि अंदर उसमें कंटिन्यू जो है वहाँ पे बोलते रहते हैं कि अभी ये स्टेशन आ गया है, अगला ये स्टेशन आने वाला है। तो बड़ा सुकून रहता है कि हाँ, हमको इसके बाद उतरना है, कौन से साइड की गेट खुलेगी ये भी बता देता है। और अंदर एसी कंटिन्यू चलता होता है, और बहुत ज़्यादा रश उसमें मतलब आप अपने अच्छे टाइम पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रश पे नहीं सफ़र करना पड़ेगा, तो बड़ा आराम रहता है उसमें। तो बहुत कंफर्टेबल जर्नी होती है मेट्रो की। तो फर्स्ट मेट्रो जो है वो कोलकाता से स्टार्ट हुई थी, और वो पूरी अंडरग्राउंड थी, ये भी आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। और अब ये कई सारी सिटीज़ में, भारत के कई शहरों में, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु में चल रही है। और बहुत ही अच्छा है मेट्रो का सिस्टम। इसमें मतलब एक तो बहुत फास्ट है इसलिए बहुत अच्छा है, और कंफर्टेबल भी है। तो ये जो है इसीलिए लोगों में बहुत पॉपुलर भी है, क्योंकि इसमें हर किसी को अच्छा लगता है, इसलिए ये पॉपुलर है। तो मेट्रो रेल के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मोनोरेल। व्हाट इज़ अ मोनोरेल? तो मोनोरेल देखिए पिक्चर में आपको शो हो ही रहा है कि ये किस तरह की है, और ये पटरी के ऊपर ऐसे हैंग होकर के चल रही है। तो ये आप लोग क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि किस तरह की होती है। मैंने पिक्चर ऐड इसीलिए किया है ताकि आप लोग को ये याद रहे। कई चीज़ें क्या होती है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है चित्र के माध्यम से जो है फिट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमको याद रहती हैं, इसलिए मैं, आप देखते होंगे कि मैं आप लोगों को जो भी स्लाइड्स शो करती हूँ उसमें पिक्चर्स ज़रूर ऐड करती हूँ, ताकि आप लोगों को वो रिकॉल करेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो उसको आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी कि हाँ, इस तरह का पिक्चर था उसमें। तो इसलिए मैं हमेशा पिक्चर ऐड करती हूँ। पिक्चर के साथ आप रिलेट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी कोई चीज़ याद रहेगी लंबे समय तक। और एक छोटा सा आप लोगों को सजेशन भी देना चाहूँगी कि आप सभी आगे टीचर बनने वाले हैं, तो जब आप क्लासेस में बच्चों को पढ़ाएंगे, जब आप उनकी क्लासेस लेंगे, तब आप भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पर आप पिक्चर्स शो करिए, और उनको जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, लेबलिंग किए हुए पिक्चर्स होते हैं, ये चीज़ों को आप शो करिए। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से बच्चे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये पढ़ाने का एक तरीका होता है जो आप सीटीपी में पढ़ ही रहे होंगे, है ना। चित्र के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है, ये हमारे मानसिक जो डेवलपमेंट है उसको और अच्छा बढ़ाता है, रचनात्मक बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा पिक्चर्स ऐड करती हूँ ताकि आप लोग को ये ध्यान में रहे। तो रेल जो है, अब हमने मेट्रो रेल तो पढ़ लिया, अब दैट इज मोनोरेल। मोनोरेल, रेलवेज दैट रन ऑन अ सिंगल रेल। दिस रेल मे बी लोकेटेड आइदर अबव और बीनेथ द रेलवे कार्स। देखिए क्या होता है, भारत में मोनो रेल ट्रेनों के लिए छवि जो है वो इस तरह से है, और मोनो रेल जो है वो एक ही रेल पर, एक ही मतलब देखिए एक ही है ना, इसमें पटरी है, उस पर बस वो हैंग होकर के चल रही है। यह रेल रेलवे कारों के ऊपर या नीचे भी स्थित हो सकती है, मतलब कई बार देखिएगा आप लटकती हुई भी रहती है। ओवरहेड रेल को नियोजित कर, अब इसमें ओवरहेड वाली जो है ऊपर में लगी हुई होती है और वो ऊपर लटक के भी चलती है। ओवरहेड रेल को नियोजित करने वाली प्रणालियों में कारों को पहिएदार ध्रुवों द्वारा समर्थित किया जाता है जो ओवरहेड रेल पर चलते हैं। तो द कार्स आर सपोर्टेड बाय व्हील्स एक्सेल दैट रन ऑन द ओवरहेड रेल। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि पटरी के ऊपर चढ़ी हुई है, जिसमें एक ही पटरी है जिस पर ये चढ़ करके चल रही है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि दो पटरियां होती हैं जिन पर चक्के लगे हुए रहते हैं, और उन चक्कों पे वो जो है सॉरी पटरियों पे वो चक्के जो हैं वो चलते हैं, दो साइड रहते हैं। लेकिन इस पर एक ही पतली पट्टी जैसी है, और उस पर ये ट्रेन जो है ये लटक करके इस तरह से चल रही है। तो भारत में मोनो रेलों के लिए जो है रेलवे जो एक ही
जो इसकी पटरी है इस पर चलती है, या रेल रेलवे कारों के ऊपर या नीचे स्थित हो सकती है। ओवरहेड रेल को नियोजित करने वाली प्रणालियों में कारों को पहिएदार ध्रुवों, इसमें पहिएदार, इसमें अंदर में पहिए लगे होते हैं, उससे इनको फिक्स्ड किया जाता है, समर्थित किया जाता है, जो ओवरहेड रेल पर चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, तो अब हमारा है वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। देखिए, ये अगर परिवहन का आपको सबसे सस्ता साधन पूछा जाए, कि ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे चीपेस्ट जो होता है दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक लंबी दूरी भी ये करता है तय, और सबसे सस्ता साधन है। क्योंकि जल मार्ग में अगर हम जाना चाहेंगे तो वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो बाय रोड तो हम जा नहीं सकते, और बाय एयर अगर हम जाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। इस कारण से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हर तरीके से, हर मामले में अगर आप देखेंगे तो वो सुविधाजनक और सस्ता है। इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है, अगर उसमें आपका शिप है, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह का दिया हुआ है, शिप है, चाहे आपका बोट है, कुछ भी इस तरह का दिया हुआ है, तो उसमें आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट में जो दिया है वही आपको टिक करना है। लेकिन अगर आपका वाटर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन में ही नहीं है तो आप किसको करेंगे, तब आप जो रोडवेज हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, उस पर टिक करेंगे। ये भी आप ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, और ये ऑप्शन ही नहीं होगा तो आप टिक किस पे करेंगे, क्योंकि जो एयरवेज है वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सस्ता, अगर चारों हम देखते हैं, चारों जो प्रकार होते हैं ट्रांसपोर्ट के, उनमें सबसे सस्ता साधन वाटर ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम हमारे देश से बाहर देशों में भेज रहे हैं कोई सामान, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और सस्ता है। जल परिवहन यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल के परिवहन का सबसे सुविधाजनक तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत सारा माल जो है वो सस्ते दामों पर आप भेज सकते हैं, आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें जो है फर्स्ट होता है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वो होता है जो हमारे देश के अंदर ही जो वाटरवेज हैं, आपस में नदियों द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उस तरह के जो वाटरवेज हैं, एक नदी जो है आपकी इस छोर पे है और अगले छोर पे भेजना है, तो उसके लिए भी नदियों का इस्तेमाल किया जाता है, स्टीमर्स वगैरह चलाए जाते हैं, सामान एक जगह से दूसरे जगह, ये सस्ता पड़ता है, बाय रोड की तुलना में ये सस्ता पड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज, अंतर्देशीय जलमार्ग, जो हमारे देश के अंदर ही ये जलमार्ग होते हैं। दिस कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे ही कंट्री में अलग अलग पार्ट से ये जुड़े होते हैं। यह देश के विभिन्न भागों को नदियों और नहरों के माध्यम से जोड़ता है। दिस कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रिवर्स एंड कैनल्स। 6 मेजर इनलैंड वाटरवेज इन इंडियाज आर। भारत में जो है 6 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। तो इनलैंड मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश के अंदर ही होगा, ये देश के बाहर नहीं जाएगा। ये चार्ट है जो हमारे देश के अंदर जो 6 जलमार्ग हैं जो देश के अंदर वाले हैं, वो है इलाहाबाद से हल्दिया जाता है, सादिया से धुबरी, और कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ये साउथ की बात हो रही है, ज़्यादातर वहाँ आप देखेंगे कि बंदरगाह बहुत सारे होते हैं, और बांद्रा चलम ये भी उधर ही का है, और वज़ीराबाद विजयवाड़ा सब जाते हैं, ये राजमुंद्री, और बोंगोला गरही प्रदीप एंड सब इस तरह के पारादीप एंड तालचर धर्मा, ये देखिए नाम भी इस तरह के हैं जो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं टर्म्स। लखीपुर और भांगड़ा ये आपका पंजाब साइड का हो जाता है। तो ये हमारे जो हैं 6 मेजर जो ट्रांसपोर्ट हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के, जो कि अंतर्देशीय हैं, इनलैंड हैं, ठीक है, उनकी ये लिस्ट है। और एक होता है आपका इंटरनेशनल वाटरवेज, जो हमारे देश के बाहर हम भेज रहे हैं, अपने देश से दूसरे देशों में भेज रहे हैं, वो वाटरवेज होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, इंटरनेशनल वाटरवेज, दिस वाटरवेज
हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। यह जलमार्ग विभिन्न देशों के बीच परिवहन और यात्रा में मदद करता है। इसमें लोग सामान भी भेजते हैं और खुद भी यात्रा करते हैं। जैसे कई लोगों को घूमने का शौक होता है तो वो शिप्स में और बड़े बड़े जो बड़े साइज़ के जो जहाज़ होते हैं उनमें बैठते हैं और घूमने जाते हैं। उसके बाद कई लोग जो है सामान भेजते हैं, जो बिज़नेस वाले होते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए भी ये अपने देश से कोई चीज़ बाहर भेजनी है तो वो बाय वाटरवेज ही भेज सकते हैं क्योंकि वो इजी पड़ता है, सस्ता पड़ता है। फेमस पोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू जो है विच इंटरनेशनल टेक प्लेस आर, देखिए ये जो है इसमें इंटरनेशनल की बात की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है घरेलू वाले नहीं होंगे, देश के अंदर नहीं, देश से जो बाहर जा रहे हैं। तो कांडला है, नावा, शेवा, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, एन्नोर, न्यू मैंगलोर, मरमागोआ और आदि भारत के प्रसिद्ध जो बंदरगाह हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो विशाखापट्टनम मोस्टली सभी ने सुना होगा, पारादीप भी सुना है, हल्दिया, ये सब हम अक्सर सुनते हैं, इधर उधर बातें होती रही हैं तो इसके बारे में हम सुनते ही हैं। तो ये जो है फेमस जो हैं वाटरवेज हैं जो कि इंडिया से बाहर अपना सामान भेजते हैं या घूमने फिरने के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। बकिंघम कैनल जो है इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनल। ये देखिए ये भी एक पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। बकिंघम नहर सबसे लंबी मीठे पानी की नौवहन नहर है। इसमें मतलब शिप्स वगैरह चलती हैं, ऐसी नहर है जिसमें शिप्स वगैरह, नौवहन मतलब जो शिप्स वाटर के जो भी मतलब गाड़ियाँ होंगी उस तरह से शिप्स होंगे, बोट्स होंगे, ये चलेंगे इसमें। और ये सबसे लंबी मीठे पानी की नहर है, कैनल में चल रहा है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन इसमें से आपका बन सकता है। मैनी लेक्स आर फाउंड इन केरला एंड इट इज़ कॉल्ड लगून। केरला में कई झीलें पाई जाती हैं और इन झीलों को क्या कहा जाता है? लगून कहा जाता है। तो कभी ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो झीलें पाई जाती हैं केरला में उनको क्या कहा जाता है? तो उनको लगून कहा जाता है। इन केरला बोट रेस टेकन प्लेस इज बैक वाटर कैनल एंड दे ऑल्सो यूज्ड फरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए केरल में आप जानते ही हैं कि बैक वाटर जो उसमें नौका दौड़ होती है, क्या उसका नाम होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। किसी को नाम याद है क्या? वो जो नाव की रेस होती है जिसमें बहुत लंबी सी नाव होती है और उसमें सब लोग, बहुत सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेशन करते हैं। उसकी क्या तो नाम है, मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है स्कूल में बट अभी मेरे स्लिप हो गया दिमाग से। तो वो बहुत फेमस है, वहाँ पे नौका दौड़ होती है और बहुत ही फेमस है वहाँ पे केरला में। तो वहाँ के लिए वो परिवहन के लिए भी उसका यूज़ करते हैं और नौका दौड़ भी उसकी होती है। तो ये आपका हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है उनसे रिलेटेड। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि बकिंघम नहर जो है वो सबसे लंबी मीठे पानी की नौवहन नहर है। पोंगल, और उसको जो है फेरी का भी उपयोग करते हैं, उसको फेरी शायद कहा जाता है। वो जो नाव रहती है बहुत लंबे साइज़ की रहती है, एक साथ बहुत लोग बैठ करके उसमें नाव चलाते हैं। तो केरल में जो है कई सारी झीलें पाई जाती हैं और इन झीलों को लेगून कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी आपके बन जाते हैं। तो आज की जो क्लास है ये यहीं तक है और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो क्लासेस हैं, जो अभी आप नए जुड़ रहे हैं, उनकी पिछली बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो मिस हो चुकी होंगी। तो उनको लग रहा होगा कि हम पिछली क्लासेस अब कैसे देखें। तो पिछली क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे फिलअप फॉर्म को और देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा वीडियोस प्लेलिस्ट। वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस दिखाई दे जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और प्लेलिस्ट में आपको अगर आप जाते हैं तो उसमें पर्टिकुलर आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उस सब्जेक्ट के बिहाफ में आपको मिल जाएगा कि हाँ मुझे ईवीएस चाहिए तो ईवीएस मिल गया, हिंदी भी चाहिए तो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट। इसमें से जितने भी मैंने आज तक आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं, जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस हुई हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक बार और याद दिला देती हूँ कि आज रात को 9 बजे आप टेलीग्राम जो चैनल में जुड़े हुए हैं उसमें आप लोगों को लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे
और गूगल मीट के थ्रू हम जुड़ेंगे। तो गूगल मीट अगर आप लोगों ने अपना नहीं किया हुआ है डाउनलोड, वो भी कर लीजिएगा गूगल मीट, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और हम जुड़ेंगे आज गूगल मीट के थ्रू, जिसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके जवाब देने के लिए हम सब टीचर्स रहेंगे वहाँ पे। और सभी टीचरों के साथ आप लोग मिल पाएंगे। अलग अलग जो आपका क्वेरी है, जो भी जिसको पूछना है, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत हेजिटेट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत हेजिटेट होते हैं कुछ भी चीज़ पूछने के लिए। तो वो आप बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के लिए पूछिए, आपको जो भी तरह का किसी भी तरह का डाउट लग रहा है। और देखिए, नोटिफिकेशन जब भी आएगी सीटेट की तो वो आपको पता चल ही जाएगी, हम आपको ज़रूर नोटिफिकेशन दे देंगे। तो अभी तक फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। और बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एवरीडे आप अपना 1 घंटा निकालते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ जो हमारे बच्चे हैं वो रेगुलर अटेंड करते हैं। आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ यू ऑल। बहुत इम्प्रेस हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि सचमुच कंटिन्यू 1 घंटा, और वो भी शाम के टाइम देना बहुत बिजी टाइम होता है कई बार, खासकर लेडीज़ के लिए। तो लेडीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये टाइम पे घर पे बहुत से काम होते हैं। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, समझ सकती हूँ मैं, बट फिर भी आप लोग एवरीडे मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, और हम क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। और हमारा ट्रैवल का जो है 4 पार्ट में वीडियोज़ है। आज हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 दिनों में कंप्लीट होगा। देन फिर हमारा लास्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। तो अब जो है हमारी क्लास अब ख़त्म हो रही है। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।